उस बजट में डिफेंस के लिए कितना धन रखा जाता है उसे रक्षा बजट कहते हैं। रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए जितना धन रखा जाता है उसे रक्षा बजट कहते हैं। अब कह रहे हैं कि 2016-17 का आंकड़ा था ये, लेकिन हम इसे 2016-17 पर नहीं पढ़ेंगे, हम इसे 2024-25 के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सवाल करंट में बन सकता है। इस सवाल को हम मॉडिफाई करेंगे करंट के हिसाब से। तो ये कह रहे थे कि 2016-17 के रक्षा बजट में भारत के विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, तो रक्षा बजट में जो स्थान हमारा पहले था वही स्थान आज भी है। ठीक है, चौथा स्थान है भारत का डिफेंस के मामले में। तो एक हेडिंग बनाओ और उस हेडिंग में आज के आंकड़ों के हिसाब से लिखेंगे हम लोग, और हेडिंग का नाम होगा हमारा भारत का रक्षा बजट। भारत का रक्षा बजट। भारत का रक्षा बजट। ये जो डिफेंस का बजट है, ये बजट हमारा चलेगा, हम आंकड़े लिखेंगे इसमें 2024 और 25 के हिसाब से। 2024-25 के दौरान भारत का जो डिफेंस बजट है, रक्षा बजट है, वो कितना है। पहला सवाल तो आप ये याद रखिए कि भारत का कुल रक्षा बजट जो है, भारत का कुल रक्षा बजट जो अभी फरवरी 2024 में पास हुआ है वो है 621,540 621,540.85 करोड़ रुपए। करोड़ रुपए। ये जो बजट है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,21,540 करोड़ रुपए आप मान सकते हैं इसे मोटे तौर पर। 6,21,540 करोड़ रुपए। ये 6 लाख रुपए नहीं है, ये 6,21,540.85 करोड़ रुपए है। अगर इसे 1 करोड़ से गुणा करोगे तो रुपए बनेंगे जाकर। इतना धन हमने डिफेंस को दिया है, रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए, डिफेंस सिस्टम के लिए सरकार ने इतना धन मुहैया कर रखा है, रख रखा है सेना के लिए। अब सवाल ये आता है कि ये जो रक्षा बजट है, ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के बजट में जो रक्षा बजट का मान है वो टोटल बजट का कितने % है। अच्छा सवाल है, पूछे जाते हैं इस प्रकार के सवाल। ठीक है, तो याद रखो, देखिए रक्षा बजट भारत के कुल बजट का, रक्षा बजट भारत के कुल बजट का 13.04% है। 13.04% है। अब एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया कि इस तरीके का सवाल भी पूछा जा सकता है। ऐसा मान के चलोगा 100 रुपये का बजट है भारत सरकार का, तो उसमें से 13 रुपये डिफेंस के लिए रखे गए हैं। 2024-25 का बजट जो है वो 6,21,540.85 करोड़ रुपए है, जो टोटल बजट का 13.04% है। अब सवाल ये है कि 2023-24 के मामले में, पिछले साल के मामले में रक्षा बजट में सरकार ने कितने % की बढ़ोतरी की है। ठीक है, तो ये जो बढ़ोतरी है लगभग 4.7% की है। तो पिछले वर्ष की तुलना में, ये ऐसे सवाल भी खूब आते हैं
पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का मतलब क्या, 2024-25 में इस बार रक्षा बजट में 4.71% की वृद्धि हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा एग्जाम के लिए, तैयार कर लेना इन चीज़ों को। ये सब जो अंडरलाइन मैंने कर रखे हैं ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये करंट अफेयर्स के मामले में पूछा जाएगा। एक करंट वो होता है जो जर्नली होता, सब बच्चे जानते हैं, और एक करंट वो होता है जो आंकड़ों का होता। और जब आंकड़ों का करंट आता है तो उसको लगाना बड़ा मुश्किल काम होता हर बच्चे के लिए। अब आते हैं अपने इस सवाल पर। रक्षा बजट के मामले में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तो सवाल ये है कि दुनिया का वो देश बताइए जिसका रक्षा बजट सबसे बड़ा होता। आप सबको पता होगा दुनिया का एक ही ताकतवर देश है अमेरिका, ठीक है। तो रक्षा बजट की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, रक्षा बजट की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो हमारे देश का स्थान कौन सा है। इससे पहले हम अपने देश को देखें, एक क्वेश्चन और तैयार कर लेते हैं। सबसे बड़ा रक्षा बजट आता है यूएस का, अमेरिका का। दूसरा देश जिसका दुनिया में दूसरे नंबर का रक्षा बजट होता है वो है चाइना, और दुनिया का तीसरा देश है रसिया। और दुनिया का चौथा देश है इंडिया। पहले भी आंकड़ा यही था हमारा और इस बार भी आंकड़ा यही है हमारा। डिफेंस सिस्टम के मामले में, डिफेंस बजट के मामले में भारत दुनिया में अपना चौथा स्थान रखता है। तो पहला स्थान किसका है रक्षा बजट की दृष्टि से? विश्व का पहला देश यूएसए, और रक्षा बजट की दृष्टि से भारत का स्थान। पिछले साल की तुलना के मुकाबले इस साल रक्षा बजट में भारत सरकार ने कितने % की बढ़ोतरी करी है? 4.71%। और भारत के कुल बजट का कितना प्रतिशत रक्षा बजट है? 13.04%। और भारत का टोटल रक्षा बजट कितना है? 6,21,540.85 करोड़ रुपए। 5 सवाल यहाँ से बनाए हैं मैंने, इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, यूपी SSSC ऐसे सवालों को ढूंढ के लाती है। हालांकि सवाल ओल्ड था, पुराना सवाल था, तो हमने जो आंकड़े हैं वो 2016 और 17 के आंकड़ों के हिसाब से अपना आंसर नहीं लगाया है, बल्कि हमने जो आंकड़े लगाए हैं अब वाले लगाए हैं, करंट वाले लगाए हैं, जो कि 2024-25 के आंकड़े हैं। तो अब जो सवाल लौट का आएगा, अब ये सवाल हूबहू लौट का नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि वो ये पूछ ले इनमें से कि बताओ रक्षा बजट के मामले में दुनिया का भारत में कौन सा स्थान है? इस समय वर्तमान में चौथा है। रक्षा बजट के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, बोलो अमेरिका। ये सवाल इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है ये वाला कि बताइए पिछले वर्ष की तुलना में इस बार रक्षा बजट में कितने % की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और हमारा इस साल का जो रक्षा बजट है वो टोटल बजट का कितने % है? 13.04%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में लिखा गया है, अगला सवाल लिखा गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक कर लेंगे, ये मूर्ति कला नहीं है, ये है पानीपत, गलत टाइप हो गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और पिरामिड, बाबर मतलब अकबर और हेमू, और अली रजा चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर और पिरामिड। सबको पता है किसके बीच लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया था दूसरा युद्ध?
अकबर और पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हैं। अब जो सवाल पूछा जा रहा है पानीपत वाला, जो भी युद्ध पूछा जा रहा है उसकी डेट आ रही है, डेट, तारीख। ठीक है, तारीख पे काम करना आपको। सन सबको याद होती हैं, गड़बड़ हो रही है तारीख में। ठीक है, अभी एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें तारीख पूछी, उससे पहले एक एग्ज़ाम और हुआ उसमें भी तारीख पूछी। अब तारीख जब होती है तो फिर वो आंकड़ा फिक्स हो जाता। ठीक है, तो पानीपत में कितने युद्ध हुए हैं? 3 युद्ध हुए हैं। तो हम एक हेडिंग बना देंगे, पानीपत के युद्ध। तो पहले लिखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, 3 युद्ध हुए हैं। पहला वाला कर रहे हैं पहले हम, पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध जो था वो किस समय पर हुआ था? टाइम, डेट टू याद रखनी है आपको, अब सन से काम नहीं चल रहा है। तो 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ऐसा नोट कर लेंगे, एक तरफ बाबर था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी था, दिल्ली का राजा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, दिल्ली का राजा कौन था? इब्राहिम लोदी था। देखिए, बाबर जो था वो युद्ध जीत गया था और इब्राहिम लोदी जो था इस युद्ध को हार गया था। और नतीजा निकल कर आया था, इस युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। एक लाइन ये भी नोट करेंगे, अच्छी लाइन है, मुगल वंश की स्थापना की। और बेटा दूसरी बात याद रखेंगे, बाबर जब इस युद्ध को जीता था तो उसने एक उपाधि धारण करी थी, कलंदर की, और काबुल के हर एक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। कलंदर की उपाधि धारण की। दोनों लाइनें बहुत अच्छी हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर चलेंगे, तमाम दुनिया भर की बातें करने से कोई मसला नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अब हम बात करते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध, देखिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो किस समय पर हुआ था? टाइम मैंने बोला है कि आपको डेट याद रखनी है, डेट टू डेट आंकड़े याद रखने हैं। 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ था? तो एक तरफ था अकबर और एक तरफ था दिल्ली का एकमात्र हिंदू राजा हेमू। कौन था? हेमू। एक तरफ हेमू और एक तरफ था। दो बातें मैं बताऊंगा। ये जो अकबर था इसका सेनापति या संरक्षक कौन था? अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खां था। और जो हेमू है, जो रेवाड़ी का बनिया था, कभी बाद में दिल्ली का राजा बना था, वो एकमात्र हिंदू राजा था, वो दिल्ली का अंतिम हिंदू राजा। हेमू का वास्तविक नाम क्या था? हेमू का वास्तविक नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। मैंने तो यहाँ हेमू लिख दिया, हो सकता है हेमू ना देता ना तो बहुत दिक्कत हो जाती। उसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य।
हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य। और इस युद्ध में जीत हुई थी किसकी? अकबर की। और हेमचंद्र विक्रमादित्य की हार हो गई थी, ये हार गए थे। और हार का कारण भी आपने सुना होगा, इतिहासकारों ने लिखा है कि अकबर की जीत उसके भाग्य का नतीजा था। और हेमू की हार जो थी वो अकस्मात एक दुर्घटना थी। युद्ध के क्षेत्र में अचानक से एक तीर आया और हेमू की आंख में लगा और हेमू घोड़े से गिर गया और हेमू की सेना में खलबली मच गई और बाद में हेमू युद्ध हार गया था। ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ है। किस किस के बीच हुआ है? तो अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू के बीच में। और यही हमारे सवाल का जो था वो आंसर था। अब चलते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत बड़े सवाल बनते हैं। देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध किस समय पर हुआ था? टाइम मैंने बताया है, डेट पे सवाल आएगा, इसलिए समय को और उसकी डेट को इग्नोर बिल्कुल अब मत करना। 14 जनवरी 1761 को हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। किस किस के बीच हुआ था? तो एक तरफ थे मराठा और एक तरफ थे अफगान। कौन थे? अफगान। अफगानों की तरफ से कौन आया था? अहमद शाह अब्दाली। अफगानों की तरफ से कौन था? अहमद शाह अब्दाली। और मराठों की तरफ से उस समय जो पेशवा थे, हाँ, बालाजी बाजीराव। मराठा पेशवा का नाम क्या था? तो मराठा पेशवा का नाम था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा थे। ठीक है, और इनका जो सेनापति था, मराठों का सेनापति कौन था? तो मराठों के सेनापति का नाम था सदाशिव राव भाऊ। सदाशिव राव भाऊ। देखो, नतीजा हुआ था अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई थी और मराठे जो थे इस युद्ध को हार गए थे। और ये बताया जाता है कि मराठों की बहुत बड़ी पराजय थी। और इस युद्ध के बारे में यहाँ तक चर्चा की गई है कि कोई मराठा घर ऐसा नहीं था उस समय पर जिस घर से किसी की डेथ इस युद्ध में जाने से ना हुई हो। हर मराठा घर से डेथ हुई थी। इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी, ये इतना बड़ा युद्ध हुआ था ये। और इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली पेशवा ने, जिनका नाम था बालाजी बाजीराव, और बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो कौन से मराठा पेशवा ऐसे थे जो पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान थे? तो उनका नाम था बालाजी बाजीराव। और इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बाद में क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या। ठीक है, तो ये भी याद रखें, बहुत अच्छा सवाल बनेगा। अफगान सेनापति का नाम अहमद शाह अब्दाली था और मराठों का नेतृत्व करा था किसने? सदाशिव राव भाऊ ने। आपको शायद याद होगा, इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि मल्हार राव को जो है एक मोर्चा दिया गया था और मल्हार राव वहाँ से भाग निकला। उसके पीछे पीछे बाकी अफरा तफरी मच गई सेना में और ये पता चला कि मराठे हार रहे हैं। उसका नतीजा निकला कि मराठों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी और उसके बावजूद भी वो उस युद्ध को नहीं जीत पाए। ठीक है, तो याद रखेंगे पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ हैं। आज का जो सवाल बनया है, अब जो सवाल आ रहे हैं वो डेट पर आ रहे हैं। थोड़ा डेट याद रखें
21 अप्रैल को पहला युद्ध हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ और 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। समय पर थोड़ा ध्यान दें मैं, ठीक है। वो कहेगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को, 14 फरवरी 1761 को, 15 जनवरी 1761 को, और वो दे देगा 17 मार्च 1761 को। ऐसे में फिर क्या करेंगे, 1761 तो समय ही रहेगा फिर, इसलिए सन पे काम तो करते थे पहले हम लोग, लेकिन अब पेपर जो है वो थोड़े से बदलना है और ऐसी स्थिति में हम लोग काम करेंगे किस पर, डेट पर। अभी डेट पे 2-3 बार सवाल आ गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है और अगला क्वेश्चन ये बोल रहे हैं हमसे, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल में योग्यता प्राप्त की। योग्यता प्राप्त करने का मतलब है कि बॉक्सिंग के क्षेत्र में जिन्होंने क्वालिफाई किया था 2016 में, हमें आंकड़ा 2016 का नहीं लिखना है। ये मैंने सवाल इसलिए लिखे थे बोर्ड पर ताकि आपको पता चले कि इस टाइप के सवाल अगर तैयार नहीं करोगे तो UPSSC जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ में धोखेबाजी कर देगी। सवाल का पता होना चाहिए, उसकी सोच क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है। हम सब लोग किताबें उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि किस कमीशन की डिमांड क्या है। जो उसकी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करोगे तो कभी धोखा नहीं होगा आपके साथ। पहले सिलेबस देखिए, फिर उसके आधार पर टॉपिक तैयार करिए और फिर उन टॉपिकों को पढ़िए, आपको बहुत सारी चीज़ें हुबहू मिल जाएंगी। फिर अब सवाल यह है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने 2016 रियो ओलंपिक रियो में हुए थे वो ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल में योग्यता प्राप्त की। योग्यता प्राप्त करने का मतलब क्वालिफाई किसने करा है। अब 2024 में ओलंपिक होने जा रहे हैं, कहाँ होंगे, पेरिस में। किन किन खिलाड़ियों ने, भारत के किन किन खिलाड़ियों ने क्वालिफाई कर लिया है ओलंपिक के लिए, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके 2-3 भाग करके लिखवाऊंगा, 4-5 नाम आप लिखवाऊंगा, फिर 1-2 क्वेश्चन बाद लिखवाऊंगा, फिर वो लिखवाऊंगा, ताकि आपको सारे नाम एक साथ याद ना करने पड़े, 5-5 करके आप जो है सब नामों को याद कर लें, ठीक है। तो एक हेडिंग बनाएंगे 2024 के पेरिस ओलंपिक में, 2024 के पेरिस ओलंपिक में बॉक्सिंग के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय खिलाड़ी, आज हम जो है ऐसे भारतीय खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है। और वो भी कौन से खेल वाले हैं सब, ये जो आज हम लिखेंगे बॉक्सिंग के। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बॉक्सिंग के क्षेत्र में पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से कौन कौन हिस्सेदारी लेंगे, कौन कौन पेरिस ओलंपिक खेलेंगे, ठीक है। तो कौन कौन है ऐसे लिख देंगे। देखो ये तो नाम हो जाएगा खिलाड़ी का, ठीक है, ये खेल हो जाएगा और खेल लिखने की वैसे कोई ज़रूरत थी नहीं क्योंकि बॉक्सिंग लिख दिया मैंने ऊपर। और ये हो जाएगा उसकी क्राइटेरिया बोलते हैं उसको, कैटेगरी कहते हैं। कैटेगरी होती है वजन के हिसाब से, होती है ना, कितने किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सिंग में। तो पहला नाम आपने सुना होगा निकहत जरीन। तुमसे इतना पूछ लेंगे कि बताओ निकहत जरीन जो है वो कौन सा खेल खेलती हैं, तो उनका खेल क्या भैया, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं और उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा 50 किलोग्राम भार वर्ग में, 50 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। प्रीति पवार है,
प्रीति पवार, इन्होंने भी बॉक्सिंग के लिए कोटा हासिल कर लिया, क्वालिफाई कर लिया है। इनका भार वर्ग है 54 किलोग्राम भार वर्ग, 54 किलोग्राम भार वर्ग में। परवीन हुड्डा है, परवीन हुड्डा, इन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है बॉक्सिंग में और इनका किलोग्राम भार है 57 किलोग्राम भार। इस वर्ग के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और असम से आती हैं लवलीना बोरगोहन, लवलीना बोरगोहन, लवलीना बोरगोहन ने भी बॉक्सिंग के लिए क्वालिफाई कर लिया है 75 किलोग्राम भार वर्ग में, 75 किलोग्राम भार वर्ग। ये 4 प्लेयर बॉक्सिंग के याद रखना, चारों महिलाएं हैं, ये याद रखना। और इन्होंने 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होंगे, कौन से नंबर के हैं ये? है पेरिस ओलंपिक भाई, 31वें रियो में हुए थे, 32वें टोक्यो में हुए थे और 33वें पेरिस में होंगे। 33वें पेरिस के ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है किसने? बॉक्सिंग की 4 प्लेयर है। निकहत जरीन का नाम सुना होगा, हैदराबाद से आती है। उसके बाद में प्रीति पवार है, परवीन हुड्डा है और लवलीना बोरगोहन है। इन सब ने ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है। अब ये ओलंपिक में खेलते हुए खिलाड़ी आपको नजर आएंगे जब ओलंपिक शुरू होंगे तो। और चूंकि ओलंपिक का सवाल फंसेगा, ये तय बात है। क्यों फंसेगा? क्योंकि ओलंपिक जो है इसी वर्ष होने हैं 2024 में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक का आयोजन होगा। ठीक है, ऐसी किसी दिन आपको करा देंगे। बाकी जो एथलीट हैं उनमें से किस किस ने क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि ऐसे सवाल भी एग्जामिनर आपसे मालूम कर लेगा। ठीक है, तो निकहत जरीन कौन सा खेल खेलती है? बॉक्सिंग। प्रीति पवार कौन सा खेल खेलती है? बॉक्सिंग। परवीन हुड्डा का खेल क्या है? बॉक्सिंग। और लवलीना बोरगोहन का खेल क्या है? बॉक्सिंग। और ये सब प्लेयर बॉक्सिंग के हैं और इन्होंने ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है पेरिस के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पहला वाला सवाल है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसके आंसरों से आपको कोई मतलब नहीं है, नए आंकड़े के हिसाब से हम लोग चलेंगे। अगला सवाल है, जो आंकड़े करंट के हैं करंट के हिसाब से करेंगे। मैकेनियन राजगोपालाचारी पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? मैकेनियन राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। एक्चुअल में ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात है, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात है। तो सी राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने हैं। इनसे पहले वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो इनसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे भाई? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो इस सवाल को आप इस तरीके से तैयार कर लीजिए ताकि एक बेहतर क्वेश्चन आप बना पाए। जैसे इसमें कुछ आंकड़े आएंगे, जैसा आता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, उसका नाम किसी को याद है? वारेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल का था, केवल नाम था उसका वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, नाम उसका वारेन हेस्टिंग्स। अब बताओ भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूरे भारत का, कोई बताएगा मुझे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम
बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के ज़माने में ही सती प्रथा का अंत हुआ था। अच्छा, अगला सवाल है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल देखिए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वो स्वतंत्र भारत का है, ये आज़ादी से पहले की बात चल रही है। बताओ भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, तो जो अंतिम गवर्नर जनरल बना था 1857 की क्रांति के बाद, उसी को प्रथम वायसराय बनाया गया। तो भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो नाम उनका लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम, पहले भी वही थे और अंतिम भी वही थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। इसका मतलब ये हुआ कि भारत आज़ाद हुआ तो पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल बने उनका नाम बताओ, या अंतिम भारतीय जो गवर्नर जनरल बने उनका नाम बताओ, या ऐसा सवाल पूछ लेगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे आज़ाद भारत के, तो उनका नाम है सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, और इनके बाद भारत में गवर्नर जनरल के पद को खत्म कर दिया गया और उसके बाद राष्ट्रपति का पद लागू कर दिया गया, और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखो, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आता है, और अगर पूछेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, तो नाम आएगा लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद ब्रिटेन की जो सरकार थी, राजा था, उसका शासन भारत में हो गया तो वायसराय बनाया गया। तो पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया आज़ादी के बाद। फिर उसके बाद जब वो रिटायर होकर चले गए तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम राजगोपालाचारी। यही पूछेगा स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम तो भी राजगोपालाचारी, और ये पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो भी राजगोपालाचारी आंसर लगेगा। और इसके बाद गवर्नर जनरल के पद को ख़त्म कर दिया और भारत में व्यवस्था को बनाया गया राष्ट्रपति की। ठीक है, भारत में कौन सी व्यवस्था को लागू किया गया? राष्ट्रपति की व्यवस्था को लागू किया गया। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? पृथ्वी की जो संरचना है उस संरचना में लोहे की परसेंटेज पूछ रहे हैं। 20 से 22, 25 से 27, 40 से 42 और 32 से 35। ये बात पृथ्वी के क्रस्ट की नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं पूरी पृथ्वी की। जो पूरी पृथ्वी बनी है उस पृथ्वी पर लोहा कितने परसेंट है? तो आपको पता होगा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट में भी लोहा होता है, और सबसे आखिरी को हम निफे कहते हैं, निकल और फेरस। सो सेंटर में निकल और फेरस ज़्यादा है,
फेरस का मतलब होता है फेरिक, मतलब लोहा। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में विभिन्न तत्वों का प्रतिशत, विभिन्न तत्वों का प्रतिशत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में विभिन्न तत्वों का प्रतिशत, 4-5 तत्व लिख लो कम से कम। लोहा जो है हमारी पृथ्वी पर, पृथ्वी की संरचना में लोहे का जो परसेंटेज है वो तकरीबन 35% है, 35। तो 35% है, तो फिर आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? फिर डी ऑप्शन लगेगा। लोहे के बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ऑक्सीजन है। हम क्रस्ट की बात नहीं कर रहे, संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम। ऑक्सीजन का परसेंटेज लगभग 30 है, 30। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हाँ सिलिकॉन का प्रतिशत, सिलिका या सिलिकॉन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सिलिकॉन का प्रतिशत लगभग 15% है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैग्नीशियम का परसेंटेज 13 है। मैग्नीशियम जो है वो 13% है। ये मामला क्या है? औसतन लिखा मैंने, औसत मिलक है। जैसा आप देखोगे पृथ्वी के केंद्र को निफे कहते हैं, NIFE, बोलो। उसके ऊपर क्या मिलेगा? सिमे, SIMG, फिर मिलेगा सियाल, SIAL, फिर मिलेगा उसके बाद क्रस्ट, ऊपर की लेयर। तो हमने इस टोटल की बात करी है, ऊपरी क्रस्ट से लेकर निफे तक सबसे ज्यादा पृथ्वी की संरचना का जो निर्माण हुआ है उस संरचना में लोहा सबसे ज्यादा है। वैसे भी एक हिसाब लगा लो, 30 और 30 60, 60 और 20 80 है ना, 80 और देखोगे 90, तो बाकी जो आपके पास में 7-8% बचे वो बाकी तत्व बचे, उन सबको करने की आपको कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी बातें कल देखेंगे।